हमारा जो चैप्टर चल रहा था कौन सा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसके अंदर हमने बात कर लिया था कि आपातकाल लगाया क्यों गया, आपातकाल के परिणाम क्या हुए थे, और कल हमने बात ये किया था कि आपातकाल के दौरान क्या क्या कार्य किए गए। ठीक है, आज का जो क्लास हमारा चालू होता है वो टॉपिक है हमारे पास कौन सा, कि आपातकाल से हम लोगों को क्या सीख मिलती है। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है आपका कि आपातकाल, देखो आपातकाल के परिणाम, उससे पहले कारण क्या थे उसके, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला आपका कि आपातकाल से हमने आखिर क्या सीखा या आपातकाल से हमें क्या सबक मिलता है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि आपातकाल से हमें क्या क्या सीख मिलता है। तो सबसे पहला जो सीख था वो ये है अधिकारों का महत्व। कहीं ना कहीं आपातकाल ने लोगों को लोकतांत्रिक सिद्धांत तथा उनके लिए लोकतांत्रिक या संवैधानिक अधिकार कितने जरूरी हैं इसके बारे में बताया। सही चीज, मतलब आपातकाल ने लोगों को इस बात की अहमियत दिला दी कि भाई हमारे लिए जो लोकतांत्रिक अधिकार या हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, उनका होना हमारे लिए कितना जरूरी है। क्योंकि हम सब ने देखा आपातकाल के दौरान क्या किया गया था, लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। तो कहीं ना कहीं आपातकाल से हम सबको यह शिक्षा मिलती है, यह सीख मिली हमें कि भाई हमारे लिए जो हमारा मौलिक अधिकार है या हमारे लिए जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है वो कितने ज्यादा आवश्यक है। समझ भाई, तो क्वेश्चन था ये वाला कि आपातकाल से हम लोगों ने क्या सीखा। तो आपातकाल से हम लोगों को यह सबक मिलती है या देश के नागरिकों को यह शिक्षा मिली कि हम सब लोगों के लिए अधिकार कितने ज्यादा महत्व है। और यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है, कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार या लोकतांत्रिक अधिकार हमारे लिए कितने ज्यादा आवश्यक है। समझ आया चीज। अगला जो हमें सीखने को मिलता है सबक वो क्या था हमारे पास, लोकतंत्र को समाप्त करना कठिन है। देखो जो आपातकाल के से हमें एक और सीख मिली ना, वो ये सीख मिली हमें कि भारत से ना लोकतंत्र कभी भी हटाया नहीं जा सकता। कुछ भी हो जाए भारत से लोकतंत्र को गायब नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले दिन में दोबारा चुनाव नहीं होते। क्योंकि इंदिरा गांधी को 21 महीनों के बाद दोबारा से वो आपातकाल हटा करके दोबारा चुनाव करवाने ही पड़े। तो दो सबक हमें मिला, पहला तो ये था कि लोगों के लिए अधिकार कितने ज्यादा जरूरी हैं, और दूसरा जो हमें सीख मिला वो ये था कि लोकतंत्र में से यानी भारत में से लोकतंत्र को समाप्त करना बहुत ज्यादा कठिन है। डेमोक्रेसी भारत से गायब नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट क्या हमें सीखने को मिलती है वो ये कि देश के संविधान को सुधार की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपातकाल से ना यह बात की पुष्टि हो गई कि भारत के अंदर जो संविधान है उस संविधान में पक्का कहीं ना कुछ कमी अवश्य है। तभी तो उसके यूज करके देश में क्या लगा दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह एक और सीख में हमें मिली कि भारत का संविधान जो है वो, मतलब आपातकाल से इस बात की पुष्टि हुई कि भारतीय संविधान जो है ना वो पूर्ण नहीं है, अर्थात इसमें समय अनुसार बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। तो ये तीन सीख है, ये तीन लेसन है जो हमें मिले हैं आपातकाल के दौरान। पहला क्या था हमारे पास, आपातकाल ने लोगों को यह सिखाया कि उनके लिए मौलिक अधिकार कितने ज्यादा जरूरी हैं। दूसरा, आपातकाल ने लोगों को यह बताया, भारत को यह बताया कि भारत से लोकतंत्र कभी भी गायब नहीं हो सकता, या भारत से डेमोक्रेसी को हटाना बहुत ही ज्यादा असंभव है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दोबारा चुनाव तो नहीं होते, पर दोबारा चुनाव हुए, यानी कि कहीं ना कहीं भारत से लोकतंत्र कभी भी गायब नहीं हो सकता। और तीसरा पॉइंट क्या था कि हमारे देश के संविधान में अभी भी कुछ कमियां रह गई थी। यानी हमें यह मान के नहीं चलना चाहिए कि भारत का संविधान सबसे अच्छा था, क्योंकि अगर भारत का संविधान सबसे अच्छा होता तो कहीं ना कहीं संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके 21 महीने के लिए आपातकाल नहीं लगाया था, पर आपातकाल लगा। कहीं ना कहीं इसमें संविधान की कुछ कमी थी। तो यानी एक सीख हमें यह मिली कि भारत का संविधान अभी पूर्ण नहीं है, इसमें समय के अनुसार बदलाव लाना जरूरी है। ये तीन पॉइंट थे, ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लो। तो तीन सबक के बाद अब जो चौथा सबक आता है हमारे पास, पहला सबक था ना मैंने बताया कि हमारे देश से लोकतंत्र को गायब करना असंभव, दूसरा हमारे लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, और तीसरा कि देश के संविधान में अभी भी कुछ कमियां है। और देश के संविधान में कुछ कमियां हैं इस बात की हमें सीख मिली, इसीलिए हमने क्या किया, हमारा आपातकाल लगाया गया था कौन से आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 352, और वो भी क्या कह करके कि देश में आंतरिक गड़बड़ी है या फिर आंतरिक अशांति है। तो इस चीज को सुधारा गया। अब यह कह दिया गया कि केवल देश में आंतरिक अशांति से काम नहीं चलेगा, बल्कि आंतरिक अशांति प्लस में सशस्त्र विद्रोह। तो इसलिए चौथा सीख हमें यह मिला कि हमारे संविधान में कुछ कमी है तो उसको बदलाव करो। और बदलाव में क्या हमने बदलाव किया, हमने अनुच्छेद 352 में हल्का सा परिवर्तन किया, और परिवर्तन क्या था, आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह को भी शामिल किया गया। अब आपातकाल तभी लगेगा जब देश में आंतरिक अशांति हो प्लस में मारा मारी हो रही हो हथियारों के द्वारा, ठीक है। पांचवा हमने क्या सीख मिली, तो पांचवा सीख ये था हमें, या पांचवा हमने यह सीखा कि राष्ट्रपति की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दो।
यानी सारा पावर प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं दे दो, इसलिए कहीं ना कहीं अब हमने आपातकाल का जो अधिकार है वो किसके हाथ में दे दिया, राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, यानी कि भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री पुनः अपने स्वार्थ के लिए आपातकाल ना लगाए, अतः देश में आपातकाल के प्रावधान की शक्तियां किसको दे दी गई, अब राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति जो है वो देश में आपातकाल लगाएगा। और छठा पॉइंट क्या था, न्यायपालिका को थोड़ा मजबूत किया गया। न्यायपालिका को मजबूत करने का मतलब यह है कि हमने देखा कि किस प्रकार से न्यायपालिका को ना कंट्रोल, एक तरह से कठपुतली बना दिया गया था। तो न्यायपालिका को मजबूत करने का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को और अधिक मजबूती प्रदान की गई, अर्थात राष्ट्रपति भी अगर ना आपातकाल लगाएगा ना तो न्यायपालिका के पास यह अधिकार होगा कि वो उस पर समीक्षा कर सकता है कि तुमने सही किया या गलत किया। समझ गए? तो कुल मिला के ना ये 6 सबक हमें मिले, याद रखना। पहला सबक था कि देश से लोकतंत्र को हटाना असंभव। दूसरा, हमारे लिए मौलिक अधिकार कितने महत्व रखते हैं ये हमने सीखा। तीसरा, हमने देखा कि भारतीय संविधान पूर्ण नहीं है, इसमें भी बदलाव की आवश्यकता है। और इसीलिए चौथे में हमने क्या बदलाव किया, 352 के अंदर आंतरिक अशांति में, इंटरनल वायलेंस में हमने एक और वर्ड जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह। फिर पांचवा क्या था, हमने राष्ट्रपति की महत्ता को बढ़ाया, हमने प्रेसिडेंट को पावर दे दिया किसका, आपातकाल लगाने का। और छठा ये था कि न्यायपालिका को मजबूती प्रदान की। और न्यायपालिका को मजबूती प्रदान करने का मतलब क्या है, हमने न्यायपालिका जो है वो क्या कर सकता है, अगर उसे लगता है कि राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया तो वो उस पर एक बार समीक्षा कर सकता है, अपनी बात रख सकता है कि तुमने सही किया कि गलत किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 6 पॉइंट बता दिया आपको मैंने। ठीक है, ठीक। अब हम बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक, आप इसको नोट कर सकते हो। तो हमने देखा कि 25 जून 1975 का वो दिन था जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी। और इसको हटाया कब गया, तो 21 मार्च 1947, 21 महीनों का आपातकाल था। सॉरी, 21 मार्च 1977, 25 जून 1975 को लगाया गया और 21 मार्च 1977 को इसे हटाया गया। 21 महीनों का पूरा यह आपातकाल था। और इस 21 महीनों में ना टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा कहता है कि 1.1 लाख लोग किसमें गए, जेल में डाल दिए गए थे। तो इन्होंने देखो, पर आपातकाल को ना ऐसे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं लॉकडाउन को हमारे देश में जब धीरे धीरे खोला गया, उसी प्रकार से आपातकाल को भी ऐसे नहीं हटा दिया गया। आपातकाल को भी हटाने का प्रक्रिया धीरे चालू हुआ। जनवरी से ना सभी नेताओं जो जेल में नेता थे ना उन सबको रिहा करना चालू कर दिया गया। जनवरी से नेताओं को रिहा करना चालू किया और उनको कह दिया गया कि आप ना चुनाव की तैयारी करें क्योंकि चुनाव होने वाला है। पर अभी भी आपातकाल नहीं हटा है। तो जनवरी से नेता को रिहा किया गया, उनको बोला आप सब चुनाव की तैयारी करें। तो नेता लोगों ने अपने लिए गठबंधन करना चालू कर दिया। और फिर 21 मार्च को जब आपका हट जाता है आपातकाल, तो उसके बाद आपका मार्च अप्रैल में चुनाव करवाए जाते हैं। तो वही हमारे पास तो छठा आम चुनाव कब होगा, 1977 में। ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी चाहती तो ऐसे 78 में करवाती, पर उसने दया दिखा दी कि 1977 में आपातकाल हटा दिया। तो क्या है देखो, समझना ध्यान से। तो 1977 का चुनाव समझना ध्यान से क्या है। तो कहते हैं आपातकाल के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने, जिनको जनवरी में रिहा किया गया, तो कई विपक्षी पार्टियों ने मिल करके विपक्षी पार्टी बनाई। कई सारी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन करके एक विपक्षी पार्टी बनाई। यहां तक कि कांग्रेस के एक नेता भी थे, खुद कांग्रेसी नेता, कौन, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन। इन्होंने भी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक पार्टी बनाई जो बाद में जाकर के जनता पार्टी बन जाती है। इसका नाम याद रखना, अभी आगे चल के नाम आएगा इसका। समझे? तो 1977 के चुनाव के बारे में हम बात करते हैं। तो कहते हैं क्या कि जनवरी 1977 से नेताओं को रिहा करना शुरू कर दिया गया। उन लोगों को बोल दिया गया कि भाई चाहिए आप जाकर के चुनाव की तैयारी कीजिए। ठीक है, या उनको मौका दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी एक तरह से दिखाई जाती है हम तुम्हें मौका देने का, ये समझना कि मैं जीत जाऊं तो तुम कहोगे कि हम लोग जेल में बंद थे हम जीत गए। पर इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं ज्यादा ईगो में आ चुकी थी। अभी परिणाम निकलेगा कि किस तरह से वो चुनाव हारी है ये वाला। तो वही कह रहा है क्या कि आपातकाल के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होते हैं और मिलकर के एक विपक्षी पार्टी तैयार करते हैं। यहां तक कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता भी, कौन, बाबू जगजीवन राम, ये भी क्या होते हैं, कांग्रेस से अलग होते हैं और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक पार्टी बनाते हैं जो बाद में जाकर किस पार्टी मिल जाती है। और जितनी भी विपक्षी पार्टी थी ना वो सब ने मिलकर के कौन सी पार्टी बनाई, वो सभी किस पार्टी में जुड़ गए, जनता पार्टी में। याद रखना, जितने भी विपक्ष पार्टी थे, चाहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, चाहे आपका ये बाबू जगजीवन राम की पार्टी, कौन सी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी वाली पार्टी, मोरारजी देसाई की पार्टी, जितने भी पार्टी के लोग थे ना सब लोग किस पार्टी में चले गए, जनता पार्टी में मिल गए। और जनता पार्टी का लीड कौन कर रहा था, जयप्रकाश नारायण। बताया था मैंने, जनता पार्टी के संस्थापक या जनता पार्टी के प्रमुख जो है व्यक्ति वो कौन है आपके, जयप्रकाश नारायण। पर जयप्रकाश नारायण कभी भी चुनाव के लिए खड़े नहीं हुए। आपको बता दूं, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु
1979 में हो गई है, ठीक है, 1-2 साल के बाद ही, ठीक है। तो वो कभी भी प्रधानमंत्री के लिए खड़े नहीं हुए, वैसे अगर वो खड़े होते तो वो बन भी जाते, ठीक है, बट उन्होंने अपना नाम ही रखा किसके लिए, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, ठीक है। तो जनता पार्टी तथा उसके विपक्षी जितने, मतलब उसके साथ जितने भी सहयोगी नेता लोग थे या सहयोगी पार्टियां थी, जनता पार्टी प्लस जितनी भी सहयोगी पार्टी थी, उन सबको मिल करके 1970 के चुनाव में कितने वोट मिलते हैं, 330, जबकि कांग्रेस मात्र कितने वोट लेकर आती है, 154। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस सत्ता हासिल नहीं कर पाई। समझ में आया चीज? तो 1970 का चुनाव क्यों स्पेशल है? तो 1970 के चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के कौन सी पार्टी बना ली, जनता पार्टी। यहां तक कि कांग्रेस के जब बापू जगजीवन राम ने भी मिलकर के एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, वो भी किसमें शामिल हो गई, जनता पार्टी में। जनता पार्टी इसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, पर उन्होंने कभी स्वयं को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं रखा। वैसे उम्र भी हो गई थी उनकी और 79 की एज में मरे भी हैं, ठीक है, इतने एज था उनका। कहते हैं जनता पार्टी इस चुनाव में क्या परिणाम निकल कर आता है, तो जनता पार्टी और प्लस में जितने भी विपक्षी पार्टी थे, सहयोगी दल इनके, उन सबको मिलकर के कितने वोट मिले, 330, यानी गठबंधन को मिले 330 और कांग्रेस को कितने मिलते हैं, 154। और इतिहास में पहली बार था कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने में असमर्थ रही, यानी कि पहली बार हम देखेंगे किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को, ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई गैर कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री बनेगा, बट यहां पर भी नहीं, काफी हलचल मची रहेगी, भी आपको बताऊंगा आगे चल करके। आश्चर्य परिणाम यह थे कि इंदिरा जो हमेशा कहां से जीतते आई थी, रायबरेली से, इंदिरा रायबरेली से हार गई और उनका बेटा संजय गांधी अमेठी से हार गया। अमेठी वही सीट है जहां से आजकल राहुल गांधी लड़ते थे, ठीक है। तो इंदिरा कहां से हारी, रायबरेली से, और संजय गांधी उनके बेटे जो थे वो कहां से हार गए, मतलब यहां तक इंदिरा गांधी भी चुनाव में हार गई इस बार। और फिर कांग्रेस कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, इनमें तो विजय रही थी, मतलब इनमें ऐसा कुछ राज्य जहां पे कांग्रेस विजय रही। ऐसा नहीं था कि पूरे राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, ऐसा नहीं था। कांग्रेस कुछ राज्यों में विजय रही, जैसे कौन कौन से राज्य है वो, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात। अच्छा, कहते हैं क्या कि अगर आपसे पूछे ना कि 1970 के चुनाव में कांग्रेस को किन राज्यों से ज्यादा वोट मिले या कहां से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो कांग्रेस को ना मतलब दक्षिण भारत में जो साउथ इंडिया है यहां से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो ये कह रहा है कांग्रेस को दक्षिण भारत में भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि जबरन झुग्गी हटाना, जबरन लोगों को, गरीबों को हटा देना एक जगह से और प्लस में जबरदस्ती नसबंदी करना, वो दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस को 1970 के चुनाव में कहां पर नुकसान नहीं हुआ, तो दक्षिण भारत में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जितने भी ये नसबंदी वाले काम किए गए थे या जितने भी जबरदस्ती लोगों को हटाया जा रहा था, गरीबों को हटाया जा रहा था ना, विस्थापित किया जा रहा था, ये सारे काम हो कहां रहे थे, उत्तर भारत में। इसलिए आप देखोगे तो उत्तर भारत में उनकी कोई भी सीट नहीं थी, किसी भी राज्य में जीती नहीं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में कायम रही, बाकी किसी में भी इनको ज्यादा सफलता नहीं मिली, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बारे में पूरी कहानी है। तो अभी आपका इतना है, अगले बता रहा हूं, अगले टॉपिक पे भी। तो हमने देखा कि 1970 के चुनाव में कांग्रेस की जो दशा थी वो खराब हो गई। कुछ राज्यों में उनकी हालत ठीक थी जहां जीती भी वो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो या उड़ीसा हो। दक्षिण भारत में उन्हें ज्यादा नुकसान का सामना भी नहीं करना पड़ा। तो अब अगर हम बात करें तो आखिर चुनाव के पश्चात 1970 की राजनीति की बात करते हैं, यानी जब चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या होगा, देखते हैं इसमें। तो कहते हैं जैसा कि जनता पार्टी को बहुमत मिला, जनता पार्टी अकेले जनता पार्टी नहीं है, मतलब ऐसे कई सारे पार्टी मिलकर के बने ना ये, तो ये कह रहा है जनता पार्टी को बहुमत मिला, परंतु जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बने, उन्होंने स्वयं को इससे दूर रखा। अंततः पीएम के लिए 3 उम्मीदवार थे। पहला मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बनी थी कब, 1967 के चुनाव में। दूसरा चौधरी चरण सिंह और तीसरे हो गए आपके जगजीवन राम। तो ये 3 बंदे थे। तो आखिरी में यह फैसला किया गया, ये विचार किया गया कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और ये दोनों जो थे ना, इन दोनों को क्या कर दिया गया, उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि 2 बंदे उप प्रधानमंत्री यानी वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। समझ गए, मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम बने कौन, उप प्रधानमंत्री, दोनों। परंतु यह सरकार जो थी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। मात्र 18 महीनों के अंदर मोरारजी देसाई की जो सरकार थी ना, उसको गिरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मोरारजी देसाई से ना चौधरी चरण सिंह जो होता है वो अपना समर्थन छीन लेता है।
यानी ये अपने वहां से सांसद ले गया और जैसे सांसद में कमी आ गई तो इसके पास सरकार गिर गई इसकी, समझ गए चीज। तो परंतु ये सरकार मात्र 18 महीने रही, मोरारजी की सरकार ने समर्थन खो दिया, जिसके पश्चात चौधरी चरण सिंह अब प्रधानमंत्री बनते हैं। अब कौन बनेंगे? चौधरी चरण सिंह। और इनको सपोर्ट कौन करेगी? कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास कितने सीट थे? 154। तो कांग्रेस ने कहा कि आप बनिए प्रधानमंत्री, हम आपको समर्थन करते हैं। समय क्या हुआ राजनीति में? 1970 की राजनीति के बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ये तीन बंदे कहते हैं हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री बनना है। बट बनाया जाता है किसको? मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री तो बनते हैं, और बाकी जो दोनों थे, चौधरी चरण सिंह हो गए या फिर जगजीवन राम, ये कौन बनते हैं? आपके उप प्रधानमंत्री। अंत में ये सरकार जो थी वो ज्यादा दिन चल नहीं पाई, मात्र 18 महीनों के अंदर ये सरकार गिर जाती है। और चौधरी चरण सिंह इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं, पर किसके समर्थन से? कांग्रेस के समर्थन। कांग्रेस ने कहा चरण सिंह जी आप बनिए प्रधानमंत्री, हम आपको वोट देते हैं, हम आपको समर्थन देते हैं, क्योंकि हमारे पास कितनी सीट है? 154। पर यह सरकार भी ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखो सुनो, तो जैसा कि हमने देखा कि भाई 1970 की राजनीति में ऐसा कुछ हुआ कि भाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते तो है आपके कौन? मोरारजी देसाई। बाकी जगजीवन राम को या फिर चौधरी चरण सिंह को क्या बनाया जाता है? उप प्रधानमंत्री। परंतु मोरारजी देसाई जो है वो ज्यादा दिन तक शासन या गद्दे पे नहीं बैठ पाते, 18 महीनों के अंदर उनसे समर्थन छीन लिया जाता है, हट जाते हैं वो। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है, पर वो किसके समर्थन से बनते हैं? कांग्रेस के समर्थन से। तो अब क्या हुआ? क्या इनकी सरकार चल पाई? पर चरण सिंह जी की भी सरकार जो थी वो 4 महीने ही चली, और 4 महीने में कांग्रेस ने इनसे समर्थन वापस ले लिया। अब किसी के पास पूर्ण बहुमत था नहीं, तो जब किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता ना, तो देश में दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। तो इसी सभी उथल पुथल के कारण जनवरी 1980 में दोबारा से चुनाव होते हैं, और इस चुनाव में जनता पार्टी हार गई। और कौन जीता? कांग्रेस जीती दोबारा से इस बार, समझ गए? कांग्रेस को इस बार के चुनाव में देखो मात्र 2 महीने के अंदर सत्ता फिर पलट गई, और इस बार 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर सत्ता जो थी वो दोबारा से पलटी। और इस बार अब देखो, इस बार कांग्रेस का भी नाम चेंज कर दिया था इंदिरा गांधी ने, क्योंकि आपने देखा कांग्रेस आर से अलग हुआ था कौन? जगजीवन राम, अलग पार्टी बना करके। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आर था ना, उसको भी एक नया नाम मिला, और इस बार उसको क्या नाम मिलता है? कांग्रेस आई। और कांग्रेस आई नामक एक नई पार्टी बनाती है इंदिरा गांधी, और मतलब कांग्रेस आई इंदिरा, ठीक है। तो कांग्रेस की आई वाली जो पार्टी है ना, यानी इंदिरा गांधी की पार्टी, ये पार्टी इस बार कितने सीट हासिल करती है? 353। यानी कि कहीं ना कहीं दोबारा से 2 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? दोबारा से राजनीति में आ गई। ठीक है, समझ आया भाई? आया? तो मतलब क्या था हमारे पास? तो जब दोबारा से चुनाव होते हैं 1980 में, तो जनता पार्टी हार जाती है। जनता पार्टी देखो जो जीती थी कितने सीट के साथ? 330। और अब उसको कितनी हालत मिली? उसकी सीट कितनी थी? 31। सारे चीज, यानी कि 299 सीटों से इसको कमी आई इस बार, समझ चीज? हाँ, दूसरी पार्टी कौन सी बनती है? जनता पार्टी सेक्युलर वाली, जिसके नेता कौन थे? चरण सिंह। समझ? चरण सिंह अभी भी टक्कर में था, समझ आपको ये चीज? तो कहीं ना कहीं 1977 से लेकर के 79 के बीच में जो भी राजनीति उथल पुथल हुआ ना, और इसके बाद जो परिणाम आए, इस परिणामों से कहीं ना कहीं भारतीय लोगों ने या भारतीय नागरिक ने राजनीति को यह बता दिया कि भारतीय लोग उन सरकार या उन दलों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जिसमें अस्थिरता रहे, या फिर जिनके पास अपनी कोई खुद की योजना ना हो। जैसा कि हमने देखा, जनता पार्टी बनती तो है, बट ये आपस में लड़ते रहे सीट के लिए, तो कोई था ही नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों को जब भारतीय जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती। तो दोबारा से कौन आ गया? इंदिरा दोबारा से प्रधानमंत्री बनती है, कितने वोटों के साथ? 353 वोटों के साथ, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि 1977 से 1970 में क्या होते हैं, जब आपका छठा चुनाव होता है, तो उस चुनाव में कौन जीतती है? जनता पार्टी। जनता पार्टी के द्वारा कुछ तो काम किया गया होगा। तो जनता पार्टी ने क्या काम किया था? तो जनता पार्टी के द्वारा जो मेन काम हुआ था ना, वो था शाह आयोग का गठन। कहते हैं आपातकाल की जांच के लिए, आपातकाल सही था या गलत, इसकी जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार ने मई 1970 में क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कौन? जेसी शाह। जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया। शाह आयोग जेसी शाह की अध्यक्षता में, ठीक है। शाह आयोग बनाया किस लिए गया था? तो इसका बनाए जाने के पीछे कारण यह था कि यह जांच करेगी
कि आपातकाल सही था या गलत था, या आपातकाल के दौरान क्या क्या गलत काम किए गए थे। समझ गए? तो ये काम किसने किया था? आपका जनता पार्टी ने। किसको अध्यक्षता में? जेसी शाह। वो भी कब? मई 1977 में। ठीक है। अब ये शाह आयोग की रिपोर्ट में क्या है, तो वो क्वेश्चन बनता है आपका कि शाह आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताइए। शाह आयोग की रिपोर्ट के बारे में तो 3-4 पॉइंट उसके अंदर होते हैं, जरा उसके बारे में बात करते हैं। हाँ। तो हमने देखा कि जनता पार्टी जब से सरकार में आती है तो मई 1977 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कौन? जेसी शाह की अध्यक्षता में बना देती है एक शाह आयोग। और शाह आयोग का काम क्या था? इस आयोग को बनाए जाने के पीछे कारण ये था कि इसको ये चेकआउट करना था कि क्या इमरजेंसी के दौरान जो भी काम किए गए कि वो सही थे, क्या वो संवैधानिक थे या नहीं थे। तो इनकी रिपोर्ट जो है ना, ये रिपोर्ट है इनकी। ठीक है। देखो, तो इन्होंने पहला रिपोर्ट क्या बताया? तो आपातकाल का निर्णय केवल पीएम का था। तो इन्होंने ये कहा कि भाई आपातकाल जो लगा ना, उसमें पीएम ने यानी इंदिरा गांधी ने किसी मंत्रिमंडल से कुछ पूछा तक भी नहीं, बस आपातकाल लगाया। जबकि संविधान ये कह रहा था पहले कि पीएम अगर लगाएगा भी ना आपातकाल तो किसकी सलाह से? मंत्रिमंडल की सलाह से। तो मंत्रिमंडल को बिल्कुल भी भनक नहीं हुई थी। दूसरा देखो, दूसरा ये था कि निवारक नजरबंदी जो कानून था ना, जिसके तहत शक के बिना पे लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, तो इसके बिना पर गलत तरीके से कई लाखों लोगों को, कई लाखों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तीसरा पॉइंट ये था, देखो, साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि दिल्ली विद्युत आपूर्ति संस्था, जो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करने वाली जो संस्था थी ना, या कंपनी थी, उस कंपनी को रात के 2 बजे एक